हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थान, वहाँ से क्या क्या मिला है, उनकी खोज किसने की है और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चनहुदडो। यह पाकिस्तान में है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजुमदार ने मिलकर की थी। यह एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार मतलब इस टाइप का वक्र, जो बोलते हैं ना कि वक्र हो गया, उसको यहाँ से वक्राकार ईंटें मिलती है। किसी भी दुर्ग या किले का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पे चनहुदड़ो में कोई भी दुर्ग या किला, उसका प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ से जो प्रमुख अवशेष मिले हैं, मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघी और 4 पहिए की गाड़ी। क्या क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघी और 4 पहिए की गाड़ी। और जो चनहुदड़ो है वो मोहनजोदाड़ो से लगभग, उसकी दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर के आसपास है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, लोथल। यह है गुजरात में। इसकी खोज SR राव ने की थी। लोथल भोगवा नदी पर है। यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ पे क्या हुआ करता था? यहाँ बंदरगाह हुआ करता था। यह 2 हिस्सों में नहीं बटा था। लोथल जो है 2 हिस्सों में नहीं बटा था। बाकी सब मोस्टली 2 हिस्सों में था, पर ये नहीं बटा हुआ था। लोथल से प्रमुख अवशेष जो मिले हैं वो नाव के चित्र, मॉडल, यानी कि छोटे छोटे खिलौने टाइप नहीं होते वो, अग्निकुंड के साक्ष्य, 3 युगल समाधि, धान व बाजरा के साक्ष्य, फारस की मोहरें, फारस जो कि ईरान, और दिशा मापक यंत्र। ठीक है, क्या क्या मिला है? नाव के चित्र, अग्निकुंड के साक्ष्य, 3 युगल समाधि, धान व बाजरा के साक्ष्य, फारस की मोहरें और दिशा मापक यंत्र। ये जो मिले हैं सब लोथल से मिले हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ? हरियाणा में। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। और इसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है राखी गढ़ी से कि ये हरियाणा के किस जिले में है? ये हिसार जिले में है। ठीक है दोस्तों। इसकी खोज जो की थी वो सूरजभान ने की थी। और यह सरस्वती नदी के किनारे पर है। सरस्वती जो कि बाद में इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन नहीं है, सरस्वती नदी के किनारे है। घग्गर अगर ऑप्शन में मिलता है तो फिर घग्गर हो जाएगा। ग्लोबल हेरिटेज फंड के विरासत स्थलों में शामिल है। राखी गढ़ी जो है ग्लोबल हेरिटेज फंड के विरासत स्थलों में शामिल है। भारत का यह सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। जो अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में खोजे गए हैं, राखी गढ़ी उनमें अब तक का सबसे बड़ा है जो इंडिया में है। ठीक है। अब चलते हैं कालीबंगा पे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। इसकी खोज अमलानंद घोष, बीबी लाल और थापर, 3 व्यक्तियों ने की थी। अमलानंद घोष, बीबी लाल और थापर। कालीबंगा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह घग्गर नदी पर है। यहाँ से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ मिली है। 3 विधियाँ कौन कौन सी होती है? एक होता है पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधानीकरण और एक होता है दाह संस्कार। ठीक है, जो कि हिंदुओं में अक्सर देखने को मिलता है कि जो बॉडी को जला दिया जाता है उसको दाह संस्कार बोलते हैं। आंशिक में क्या होता है कि थोड़ा जलाया और फिर नदी में फेंक दिया। और पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है कि भाई जैसे उनको खोद के गाड़ देते थे। जूता हुआ खेत भी कालीगंगा से मिला है, चूड़िया भी कालीगंगा से मिला है, और 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं। कितनी? 7। 7 आयताकार में मिली है अग्नि वेदिकाएं। ठीक है। बेलनाकार मोहरे भी यहीं से मिली है। तो कालीबंगा में क्या क्या मिला एक बार देख लेते हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, अंतिम संस्कार की 3 विधियां, जुता हुआ खेत, चूड़ियाँ, 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं और बेलनाकार मोहरे। ठीक है। अब हम देखते हैं बनावली, हरियाणा। यह भी हरियाणा में है। इसकी खोज जो की थी RS विष्ट ने की थी। ठीक है। यहाँ से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। ठीक है।
यहाँ जल निकासी की प्रणाली का अभाव था। प्राक सिंधु सभ्यता, विकसित सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधु सभ्यता, तीनों स्तर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, बनावली हरियाणा से। प्राक सिंधु सभ्यता, विकसित सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधु सभ्यता, तीनों स्तर के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से जो अवशेष मिले हैं उनमें है मिट्टी का बना हल, टेरिकोटा का जिसको बोलते हैं हल, और दूसरा सबसे अधिक मात्रा में जो, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिले हैं वो बनावली हरियाणा में मिले हैं। अब हम चलते हैं धोलावीरा जो कि गुजरात में है। इसकी खोज की थी RS विष्ट ने और JP जोशी। अब हम देखा जाए कि दोनों में से कौन सा एक अगर ऑप्शन में लेना है, और JP जोशी जो होगा उसको फर्स्ट पे लगाना है। अगर दोनों मिलते हैं ऑप्शन में तो किसको पहले लगाएंगे? JP जोशी को, क्योंकि इनका ज़्यादा हाथ था इसको खोजने में। और RS विष्ट और JP जोशी दोनों मिलते हैं तो दोनों हो जाएंगे। प्रमुख अवशेष, एकमात्र स्टेडियम सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से बना अभिलेख, सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से बना अभिलेख यहीं से मिला है। और जल संरक्षण की तकनीक वो भी यहीं से मिली है। धोलावीरा एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, ऊंचा भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ठीक है, धोलावीरा ही अकेला एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था। एक है सुरकोटदा, गुजरात। इसकी खोज किसने की थी? JP जोशी ने। यहाँ से एक चीज़ मिली है जो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है, बाकी और जगह से नहीं मिली है, यहाँ सुरकोटदा से मिली है जो गुजरात में घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थोड़ा और बचा है, तब तक पढ़ाई चालू रखिए। मिलते हैं, बाय बाय। तो फिर नेक्स्ट है हड़प्पाई लिपि। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पाई लिपि को। हड़प्पाई लिपि पर 64 मूल चिन्ह थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने मूल चिन्ह थे, तो 64 थे। और यहाँ की मोहरें सैलकड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा की मोहरें कैसे बनी हुई थी? सैलकड़ी की। यह चित्रात्मक पिक्टोग्राफी लिपि थी। ठीक है दोस्तों, कैसी थी? चित्रात्मक। इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, हड़प्पाई लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। यह दाएं से बाएं ओर लिखी गई थी। इसे ब्रुस्टोफोडान कहा जाता है। जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा लिपि, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी इस टाइप से, और इसे ब्रुस्टोफोडन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार में मछली के मिले हैं। अगर देखा जाए वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा लिपि में जो भी चित्र और मिले हैं वो किस टाइप के हैं? कि यू आकार के हैं और मछली के। तो हड़प्पा लिपि में आपने पढ़ा, इसमें 64 मूल चिन्ह थे। यहाँ की मोहरें सैलकड़ी की बनी थी। यह चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि पिक्टोग्राफी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी। इसे ब्रुस्टोफोडन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार में मछली के मिले थे। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। ठीक है, अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन में यहाँ का समाज कैसा था। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ आर्थिक विषमता विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि वहाँ सभी अमीर थे, सभी गरीब थे, जैसे कि समाज में आज भी होता है, ऐसे ही वहाँ पे भी था कि भाई आर्थिक विषमता थी, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई मिडिल वर्ग था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आज के ज़माने में सिर्फ स्त्रियाँ पहनती हैं, उस टाइम पे स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों जो थे वो प्रचलित थे, यानी कि शाकाहारी भी थे वहाँ पे और मांसाहारी भी रहते थे। मनोरंजन के लिए पासा और चौपड़ का खेल खेला करते थे। पासा एक खेल होता है जिसे हम लूडो टाइप करते हैं, और चौपड़ का खेल खेला करते थे। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। देखो कितनी अच्छी बात है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन था वे युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज़्यादा थे। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। यहाँ कोई भी राजनीतिक संगठन यानी कि कोई भी शासक एक स्पेशल नहीं था। लोग व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। यहाँ व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था।
ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे जैसे कोई राजा था वो संचालित करता था, नहीं नहीं, वहाँ कोई पे भी राजनीतिक संगठन या फिर कोई भी शासक नहीं था। लोग व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो व्यापारिक वर्ग का प्रभु था और मोस्टली वहाँ पे सब व्यापार ही करते रहे होंगे। अब है आर्थिक जीवन। यहाँ उन्नत कृषि व व्यापार था, जो कि हमने राजनीतिक जीवन में भी देखा। वहाँ पे व्यापारी लोग ज़्यादा थे, यहाँ उन्नत कृषि व व्यापार था। बेहतर पशुपालन व्यवस्था थी। समृद्ध आंतरिक व विदेशी व्यापार प्रचलित थे। आंतरिक तो होता ही है मोस्टली। विदेशों में कहाँ से प्रमाण मिले? मेसोपोटामिया से, मिस्र के, मध्य एशिया से। जैसे कि हमें एक बार ये मेसोपोटामिया से प्राप्त सिक्के या अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता को, मेसोपोटामिया की जो वहाँ भाषा में या फिर अभिलेखों में लिखा गया है वो मेलुहा, क्या कहते थे? मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता। ढिलमुन व मगन से व्यापारिक संबंध थे। तो हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी ये व्यापार करती रही थी। अब हम देखते हैं प्रमुख बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह में आप देखो लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है और प्रभास पाटन। ये चारों के चारों जो थे गुजरात में थे। कहाँ पे थे? गुजरात में। कौन? लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन। और अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु सभ्यता को। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है। यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंडन। हड़प्पा से फावड़े का साक्ष्य नहीं मिला। वहां पर जो खेती होती थी वो लकड़ी के हल, टेराकोटा हल से की जाती थी। मापतोल दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें मापतोल इकाई 16 के गुणक में थी। ठीक है दोस्तों, मापतोल दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और उसमें कैसी थी? कितने गुणक में थी? 16 के गुणक में थी। क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा आगे भी। अब धार्मिक जीवन देखते हैं। मंदिर के साक्ष्यों का अभाव है। कहीं पे भी सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं। ईश्वर की पूजा 3 रूपों में की जाती थी: मानव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। जैसे कि पशुओं में हम कुबड़ बैल की पूजा करते थे वे लोग, ये भी हम देखते हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ताबीज, जादू टोना, बलि प्रथा, इन सभी में विश्वास था। ठीक है दोस्तों, पुनर्जन्म में भी विश्वास था। पूजा करने का धार्मिक दृष्टिकोण इहलौकिक ज्यादा था, पारलौकिक कम था। जैसे कि आजकल क्या है कि पारलौकिक ज्यादा है और इहलौकिक कम है। इहलौकिक और पारलौकिक क्या होता है? पारलौकिक ये होता है कि ऊपर जो हम बोलते हैं कि स्वर्ग में या अगले जन्म में, इस टाइम में। इहलौकिक मतलब इस लोक का, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। तो हम क्या है, हम पारलौकिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? वे इहलौकिक पे ज़्यादा ध्यान देते थे। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण और किसने क्या बोला है। बाढ़ के कारण। बाढ़ का जो कारण बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है बाढ़ से, वो किन किन ने बोला है? सर जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो बाह्य आक्रमण यानी आर्यों द्वारा बोला गया है वो है गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर। तो मोस्टली इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको भी ध्यान में रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। हम मिलते हैं वैदिक सभ्यता पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।